हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनका सब्जेक्ट भूगोल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको सारे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूँ। इस बात की पूरी गारंटी है, 1000% की गारंटी दोस्तों कि जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी कि इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 मार्च जो आपका पेपर होने वाला है भूगोल का, उसमें आपका जो बहुविकल्पीय सवाल पूछा जाता है वो सवाल आपका इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस बात का पूरा भरोसा करिए, आपका पक्का है जो बहुविकल्पीय सवाल है वो पूरा का पूरा 100% सही होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उपागम मतलब मॉड्यूल होता है या अप्रोच होता है या स्रोत कह सकते हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति जो है ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, ये सवाल पूछा गया है बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और जो मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन सभी को मैंने सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों तैयार कर लीजिए, पक्का फायदा आपको जरूर मिलेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। भूगोल का वर्णन ही नहीं करता है तो उसमें राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन होगा, प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा चौड़ा आंसर यही है, मतलब कि यही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा जा सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद माना जाता है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद क्या माना जाता है, ये किसकी विचारधारा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद में ये कहा गया है कि ना तो हम प्रकृति का मानव ना तो प्रकृति का गुलाम है और ना ही प्रकृति मानव का गुलाम है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति है, ठीक है, ये प्रकृति और मानव, इसी के तालमेल को, इसी के अंतर संबंधों को जो है निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कहा गया नव निश्चयवाद में कि ना तो हम प्रकृति को मानेंगे और ना ही जो है मानव को मानेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच के एक रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता क्या होगा, वही रास्ता नव निश्चयवाद कहलाता है। रुको और जाओ की संकल्पना। ठीक है, तो ये नवनिश्चयवाद की संकल्पना है। और ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है टेलर ने। किसने? टेलर ने। टेलर ध्यान रखना, ठीक है, जिससे आप कपड़ा सिलाते हैं उसी टेलर का चेहरा ध्यान में रखिए। बस इतना समझ जाइए कि नवनिश्चयवाद, देखिए नव मतलब क्या होता है, नया नया। जैसे 9 वर्ष मंगलमय हो कहते हैं ना, तो नया आता है तभी तो कहते हैं 9 वर्ष मंगलमय हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए। 9 से आप समझ जाना कि भैया 9 नया नया कपड़ा सिलाने कहाँ जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कुछ भी दे रहे, आपको टेलर ध्यान में रखना है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, टेलर ने दिया है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच अननोन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, लोगों और पर्यावरण यानी पीपुल और इन्वायरमेंट के बीच में अननोन क्रिया करता है, मतलब एक दूसरे से क्रिया करके जो है कौन सा क्रिया करता है, तो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोग जो होते हैं, लोग मतलब क्या, मानव पर्यावरण के जो भी संसाधन है उनका उपयोग करता है। जब मानव पर्यावरण के संसाधनों को उपयोग करता है तो पर्यावरण का असर मानव पे और मानव का असर पर्यावरण पे पड़ता है। तो अननोन क्रिया हुआ कि नहीं क्रिया हुआ, बिल्कुल क्रिया हुआ। अब उसके बाद क्रिया कैसे करता है, प्रौद्योगिकी के द्वारा करता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर प्रौद्योगिकी हो जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने बहुत सारी किताबों में देखा है, किताबों में जो है अलग अलग आंसर दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो उसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी किताबों में अलग अलग आंसर दिया है, मैंने एनसीईआरटी में चेक किया है, यही जो है इसमें करेक्ट दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, मानव भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। देखिए प्रकृति, जब आपकी प्रकृति सर्वशक्तिमान हो,
तो समझ जाना इसमें जो संकल्पना आएगी वो निश्चयवाद की आएगी। ठीक है, निश्चयवाद की आएगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने तय कर दिया है, प्रकृति ने निश्चय कर दिया है, निश्चय कर दिया है कि बारिश होगी तो बारिश होनी है, रात होनी है तो रात होनी है, सूर्य निकलना है तो सूर्य निकलना ही है। भैया निश्चय है, तय है, प्रकृति ने तय कर दिया, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो प्रकृति ने क्या कर दिया है? निश्चय कर दिया है, इसलिए निश्चयवाद हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो प्रकृति के निश्चयवाद में क्या आ जाएगा? पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है अलग अलग सेटों में। सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन के अनुसार जो है आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और कुछ याद करा दूं तो नोट में आप दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो बच्चे को पता है कि भारत जो है, चीन जो है पहले स्थान पर है। लेकिन 2023 में एक रिपोर्ट जारी हुआ था कि अब दुनिया में भारत पहले नंबर पे, जनसंख्या में भारत पहले नंबर पे हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में जो है आपका जो किताबों में जो है वो चीन दिया गया है, तो आप राइट आंसर चीन ही लगाएंगे, भारत नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं है, एनसीईआरटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं है कि जो है, लेकिन न्यूज़ वगैरह में आया था कि जो है भारत पहले स्थान पर हो गया है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो राइट आंसर पहले चीन हो जाएगा, पहले चीन ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा अगर पूछ ले तो दूसरा भारत हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यूएसए। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे पाकिस्तान आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है टॉप 6 जो है नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हैं। छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान रखिए। चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया था। चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया था। ठीक है, अब चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया है, तो देखिए इसमें क्या ट्रिक है। चा से हो जाएगा चीन। ठीक है, और भी यानी भारत समझ लीजिए। यूएसए ऊषा, इसे पढ़िए ऊषा। ठीक है, इसे पढ़िए ऊषा। ऊषा का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और सिया मतलब इंडोनेशिया, सिया मतलब इंडोनेशिया। और बाप में देखिए दो नाम हैं, दो बाप हैं। देखिए पहला बाप से हो जाएगा ब्राज़ील और पास से पाकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो है चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। ठीक है, आप इसमें से अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपसे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है पेपर में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि जनसंख्या वृद्धि पूछा है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा होता सिर्फ जनसंख्या तो आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि पूछा है तो राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगर केवल जनसंख्या पूछ ले तो इसका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पे है? अफ्रीका में है। लेकिन जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? तो एशिया में है, क्योंकि चीन और भारत एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। लेकिन जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वो अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है। राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगला है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? डिपेंड करता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, लेकिन एशिया में भारत और चीन आते हैं तो ये तो होगा नहीं, अफ्रीका भी नहीं होगा, यूरोप भी नहीं होगा। यहाँ पे ओशियानिया या फिर ऐसे ले सकते हैं कि ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया भी जो है आपसे अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ओशिनिया, तभी जो है राइट आंसर ओशिनिया होगा। ओशिनिया को जो है ऑस्ट्रेलिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है, या फिर ओशिनिया को मतलब अलग अलग प्रकार से दिया रहता है। क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना कि ओशिनिया ही ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ही ओशिनिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है जनसंख्या में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या में, अगर यहाँ पे अंटार्कटिका दिया होता, ठीक है, अंटार्कटिका अगर दिया होता तो राइट आंसर अंटार्कटिका हो जाता, लेकिन अंटार्कटिका नहीं दिया है तो इसीलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर ओशिनिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए आपके सामने आ चुका है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब होता है कम, ठीक है, और कम जनसंख्या। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ कम जनसंख्या पाई जाती है? आटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है, सभी जाते हैं। ये आटाकामा क्या है? मरुस्थल का नाम है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश में तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश में, यानी मान लीजिए ये ग्लोब है, यानी अर्थ है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया नीचे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ ध्रुवों पर जो है, यहाँ पे ध्रुवों पर जो है 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होती है। तो यहाँ पे जनसंख्या 0 के बराबर है, 0 के बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा, क्योंकि सवाल पूछा है कि विरल जनसंख्या नहीं है। तो सभी जगह तो विरल जनसंख्या है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया में विरल जनसंख्या नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रतिकर्ष कारक होता क्या है। ध्यान रखेंगे, देखिए, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बस थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति ये है, इसका मान लेते हैं नाम ए है, इसका मान लेते हैं नाम बी है, ठीक है। अब देखिए, अगर जो ए वाला व्यक्ति है, ठीक है, बी वाले से परेशान होकर इस पूरे जो, जैसे दोनों लोग एक ही गांव में रहते हैं, बी वाले से परेशान होकर ए वाला जब गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाए, जब किसी दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। बात समझ में आ रही है? जब कोई आपके गांव से दूसरे गांव में या फिर दूसरे शहर में चला जाए तो उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। अब वो क्यों जाएगा, उसके पीछे कारक क्या है? कारक मतलब कारण, यानी रीज़न क्या है? रीज़न क्या हो सकता है? वहाँ पे हमेशा जलाभाव होता है, यानी जलाभाव की मतलब जल की कमी होना, जल की कमी होना। अगर जल की कमी होगी वहाँ पे तो जाहिर सी बात हो लोग वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। बेरोजगारी होगी तो जाहिर सी बात हो उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तीसरा है चिकित्सा सुविधा। देखिए, अगर कहीं पे ज़्यादा चिकित्सा सुविधा होती है तो लोग वहीं पे ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं जहाँ ज़्यादा बढ़िया होती है लोग वहीं पे दिखाने लेकर जाते हैं, तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। महामारी, अगर कहीं पे जहाँ बीमारी ज़्यादा लगती हो, क्या वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन तो जो है प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है, लेकिन चिकित्सा सुविधा ये नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा सुविधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए, विकास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। तो कौन सी परिभाषा जो इसमें सर्वोत्तम जो है वर्णन करेगा? तो देखिए, विकास में क्या होता है, गुणों में धनात्मक वृद्धि होती है। जैसे मान लो अगर आपका गांव है, ठीक है, मान लीजिए आपका गांव है या आपका कोई क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र मान लेते हैं, उस गाँव में मान लो 100 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति रहते हैं। अब इस 100 व्यक्ति में से 5 साल बाद एक जनगणना किएगा, 5 साल बाद इस 100 में से जो है जनसंख्या बढ़कर मान लीजिए 1000 हो गई, ठीक है, जनसंख्या 1000 हो गई। तो अब मुझे बताइए कि 100 से जो 1000 बढ़े हैं, क्या इनके लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? जैसे रहने के लिए, खाने के लिए, कुछ आवश्यकताएं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगा? वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि होगी। और वृद्धि से विकास होता है। बात समझ में आ रही? वृद्धि से क्या होता है? विकास होता है। जैसे यहाँ पे 100 से जनसंख्या 1000 हुई तो वृद्धि हुई, लेकिन इन जनसंख्या जो 1000 बढ़ी है, जब उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी तो उससे क्या होगा? विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई शहर होता है तो शहर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस शहर में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, तो उसका क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणों में धनात्मक जब वृद्धि होगी तभी जो वहाँ पे विकास होगा। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ध्यान रखना, अपने महबूब को आप याद रखना दोस्तों, आप अपने महबूब को याद रखना। जब महबूब को याद रखोगे तो मानव का विकास होगा, और यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, महबूब, डॉक्टर महबूब उल हक जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा किसने दिया? महबूब ने दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक
कब दिए थे, तो ध्यान रखना मेरा जन्म तिथि जो है आप याद रखना, मेरा जन्म हुआ था 1990 में। तो ये ध्यान रखना, बस आप यही ध्यान रखिए कि 1990 जो है आपको जो है ध्यान में रखना, डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है 1990 में ये अवधारणा का मतलब क्या होता है, विचार, थॉट। जैसे आपके मन में कुछ विचार आते होंगे किसी के प्रति, है ना, जैसे मान लो कोई विचार आता होगा, तो विचार क्या है, वही अवधारणा है, वही थॉट होता है। तो ये थॉट किसने दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के सबसे अधिक मानविका सूचकांक वाला देश। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मानचित्र भी सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक मानविका सूचकांक वाला देश कौन सा है। उस देश का नाम है नॉर्वे। ठीक है, नाम क्या है, नॉर्वे नाम है उस देश का। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके जो है विश्व के मानचित्र में एक जो है एक नंबर का जो है राजधानी पूछता है, तो नाम आ चुका है जब नॉर्वे का, तो लगे हाथ आपको राजधानी भी याद करवा देते हैं। देखिए नॉर्वे की राजधानी क्या है, राजधानी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नॉर्वे लिखा गया है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नॉर्वे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्वे लिखा है। अगर मैं दोस्तों ऊपर का मात्रा हटा दूं तो क्या बन जाएगा, नाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाव बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर मैं ये मात्रा हटा दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नाव बन जाएगा। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप नाव पे बैठे हैं, महसूस करिए कि आप नाव पे बैठे हैं और नाव चलाने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं नाव और स्लो चला भाई, नाव और स्लो चला। तो नाव और स्लो चला, बस इतना ध्यान रखना है कि नाव वाले से कहना है नाव और स्लो चला। तो राजधानी क्या हो जाएगी, नाव की, यानी नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो। क्या राजधानी हो जाएगी, नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो। तरीके से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे तो जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि नाव वाले से कहिए नाव और स्लो चला। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो। तो मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे। और किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप तैयार कर पा रहे होंगे। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो डेनमार्क, ध्यान रखेंगे डेनमार्क पड़ता है कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में डेनमार्क पड़ता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पहले हाईलाइट कर लीजिए क्वेश्चन। रोपण फसल मतलब वो फसल होती है जो बागानों में की जाती है, जिसमें पूंजी अधिक लगती है, जो बड़े क्षेत्रों में की जाती है, जो व्यवसाय के पर्पज से की जाती है। मैंने लगे हाथ दोस्तों आपको रोपण फसल की विशेषताएं बता दिया है। अगर बहुविकल्पीय के सवाल के बजाय आपसे अति लघु में पूछ ले या लघु उत्तरीय में पूछ ले कि रोपण फसल या इसे बागाती फसल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे बागाती फसल भी कहते हैं, बागाती फसल या रोपण फसल की विशेषताएं बताइए, तो क्या विशेषताएं हो जाएंगे। रोपण फसल की विशेषताएं दोस्तों ये है कि ये बागानों में की जाती है। क्या की जाती है, बागानों में की जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें पूंजी अधिक लगता है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात दोस्तों ये है कि ये बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। और चौथी बात ये है कि ये व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। आराम से ले सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे रोपण फसल होती है जो बागानों में की जाती है। क्या गेहूं बागानों में की जाती है, नहीं, बागानों में नहीं की जाती है। कॉफी, गन्ना, रबड़, ये सब बागानों में की जाती है, बगीचे टाइप के होते हैं, बागानों उसी को कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से समझ लीजिए, कह रहा कि प्राथमिक क्रिया नहीं है भैया, प्राथमिक क्रिया नहीं है। प्राथमिक क्रिया दोस्तों वो होती है जो प्रकृति में, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, जो हमें प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और जब मानव उन दी हुई प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करे डायरेक्ट, तो उसे कहते हैं प्राथमिक क्रिया। देखिए आखेट मतलब होता है शिकार करना। क्या आखेट प्राथमिक क्रिया है? बिल्कुल प्राथमिक क्रिया है। लोग शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं। जानवर को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया कि ऊपर वाले ने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो आपका जवाब होगा प्रकृति ने बनाया है। तो आखेट क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। दूसरा कृषि। देखिए कृषि कौन करता है? कृषि करता है मानव। कृषि कौन करता है? मानव। लेकिन उस कृषि को मानव तो करता है, लेकिन जो फसल उत्पादन होता है, जो फसल होता है, वो प्रकृति के द्वारा होता है। तो प्राथमिक क्रिया कृषि हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया।
खनन। ये खनन जो हमें खुदाई में जो भी प्राप्त होते हैं संसाधन, वो हमें खनन से, खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो खुदाई में जो भी प्राप्त हुआ वो किसने दिया है? जैसे जो खनिज संसाधन होते हैं वो सब प्रकृति की देन है। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए जैसे मान लेते हैं मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है, इस मिट्टी से ईंट बना दिया जाए। इस मिट्टी से जब ईंट बन जाएगा भैया, तो आप मुझे इतना बता दो कि ईंट महंगा होता है कि मिट्टी महंगा होता है? तो आपका जवाब जानते हैं क्या होगा? आपका जवाब होगा कि ईंट महंगा होता है, ठीक है, ईंट महंगा होता है। तो जब मिट्टी को ईंट बनाया गया तो ईंट महंगा हो गया। जब किसी भी वस्तु को किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए तो उसे कहते हैं विनिर्माण, मतलब दोबारा बनाना। यानी मिट्टी को जब हम ईंट बनाएंगे तो ईंट क्या हो जाएगा? विनिर्माण हो जाएगा, दोबारा उसको बना देते हैं, तो विनिर्माण कहलाता है। तो प्राथमिक क्रिया ये नहीं होगा, क्योंकि हम मिट्टी से, अगर मिट्टी लिखा होता तो प्राथमिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे विनिर्माण लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु दोबारा बनाई जा रही है, तो इसका मतलब ये विनिर्माण इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बता देंगे हाँ ये सही है, ये सही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे सही होगा, और इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर सही कैसे आप इसे मान सकते हैं। तुक्का मत मारिए, समझने की कोशिश करिए, आप सही करके अपने क्वेश्चन आएंगे पेपर में। भारत और श्रीलंका में चाय को बगानों किसने विकसित किया था? देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत जो है, यहाँ पे ये भारत हो गया और इसके नीचे जो है यहाँ पे श्रीलंका हो गया, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया। तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन में जो ब्रिटेन जो थे, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटेन वासी थे, अंग्रेज़ थे, वो भारत में अपना शासन किए थे, श्रीलंका में अपना शासन किए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ से तमिलनाडु से श्रीलंका में तमिलों को ले जाकर वहाँ पे चाय की खेती कराते थे, ठीक है, ताकि जो है, क्योंकि भारत में चाय उत्पादन होता था, श्रीलंका में ले जाकर वो चाय की खेती करवाते थे। तो किसने विकसित किया? वही पूछा कि श्रीलंका और भारत में किसने विकसित किया? तो अंग्रेज़ों ने किया, और अंग्रेज़ कौन थे? ब्रिटेन वासी थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राजधानी क्या है? छोटा सा आप एक गाना सुने होंगे कि जो है वहाँ से जो है लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। तो रात भर जब डीजे बजाते हैं तो कहाँ से लाएंगे? आपका जवाब होगा लंदन से लाएंगे। कहाँ से? लंदन से लाएंगे। तो ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड या फिर यूके की राजधानी क्या हो जाएगी? लंदन हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? इन्हें जो उद्योग हो रहा है वो वनों से प्राप्त, पहले वन से प्राप्त करते हैं किसी वस्तु को, ठीक है, इसके बाद जो है उद्योग बनाते हैं। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर से जो है सीमेंट बनता है। वस्त्र उद्योग कपास से बनता है। चीनी उद्योग गन्ना से बनता है। कागज़ किससे बनता है? कागज़ विभिन्न प्रकार के जो है, जो हमारे पेड़ होते हैं उनसे जो है उनकी लुगदी बनाकर कागज़ बनाया जाता है। तो वनों पर आधारित क्या हो जाएगा? कागज़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि दोस्तों कहलाती है पुष्पो उत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुष्पो उत्पादन कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? बागाती फसल मैंने आपको बताया था कि जो बागानों में की जाती है, तो रबड़ इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चना, गेहूँ, धान ये सब बागानों में नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? अब देखिए इन दोनों को आंसर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अंतर देखने की कोशिश करें। इसमें पूछा है बागाती फसल है, इसमें पूछा बागाती फसल नहीं है। इसमें बागाती फसल एक है जैसे रबड़, और इसमें बागाती फसल 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का, ठीक है, मक्का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि जो है ये डेयरी कृषि जो होती है वो एकल कृषि नहीं है, करेक्ट आंसर डेयरी कृषि हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ध्यान रखेंगे, कर्तन दहन कृषि, कर्तन का मतलब क्या होता है? काट कर, कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जलाना, दहन मतलब क्या होता है? जलाना। तो पहले क्या होता था? आदि मतलब प्राचीन, आदि मतलब प्राचीन, कालीन मतलब समय।
प्राचीन कालीन में, जो प्राचीन समय था उस टाइम पे अपने जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती थी उसे कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। उसमें होता क्या था दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि पहले जो जैसे कि जो वन वगैरह होते थे, जो पेड़ पौधे वगैरह होते थे, इन जंगलों को क्या होता था, इन जंगलों को काटते थे। ठीक है, इन जंगलों को काट देते थे। ठीक है, जैसे इन जंगलों को काट के इस प्रकार से जंगलों को काट देते थे। काट मतलब कर्तन मतलब क्या होता है, काटना। दहन करना क्या होता है, इसको जला देते थे। ठीक है, इसको क्या करते थे, जला देते थे। जलाने के बाद जो है जब इसको झाड़ी साफ हो जाती थी तो इस पर खेती करते थे। जो आदिमानव लोग थे खेती करते थे। खेती करने के बाद जब इस जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और फिर वही काम करते थे, जंगलों को काटना, जलाना, फिर कृषि करना। तो इस प्रकार की कृषि हमें कहाँ देखने को मिलती है, आदिकालीन व कृषि जो है कर्तन दहन कृषि के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो देखिए भूमध्य रेखा जो भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है ये खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि निम्न कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था। तो रोपड़ कृषि। यूरोपीय औपनिवेशिक मतलब ये होता है कि यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश थे जो किसी दूसरे देश पे कब्जा किए थे। ठीक है, जैसे भारत पे कब्जा हुआ था। ठीक है, चीन का कब्जा तिब्बत पे हुआ है। तो इस प्रकार से जो देश से कब्जा करता है उसी को औपनिवेशिक कहा जाता है। क्योंकि यूरोप के कुछ ऐसे देश थे जो अन्य देशों पे कब्जा कर रखे थे, इसीलिए इन्हें यूरोपीय औपनिवेशिक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही रोपड़ कृषि का जो है विकास किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। विनिर्माण मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता, व्यापार भी नहीं आता, शिक्षण भी नहीं आता है। खनन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना का उत्पादक देश है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मानचित्र में ही पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। ब्राजील है, और ध्यान रखना दूसरे नंबर पे नाम आता है भारत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो चिली जो है, ये देश जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो जो है इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में जो है चिली जो है ऐसे आपको पतले से दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, ये देश का नाम है चिली और इसकी राजधानी है सेंटियागो। क्या राजधानी है, सेंटियागो। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और समोसा खा रहे हैं, चिल्ली नहीं सॉस होता है, चिल्ली सॉस होता है। समोसा खा रहे हैं चिल्ली सॉस यानी चटनी के साथ में, बेटर आया आपके ऊपर चिल्ली गिरा दिया, तो आप बेटर से बोल रहे हो, हे बेटर सेठिया गए हो क्या, सेठिया गए हो क्या। तो चिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगी, सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीय सेक्टर क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय सेक्टर वो होता है जो प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं, इस प्राथमिक क्रिया को जब दूसरे में बना देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब मिट्टी से ईंट बना दिया जाए, मिट्टी से जब ईंट बना दिया जाए तो ये दूसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। जैसे गन्ना से जब चीनी बना दिया जाए तो दूसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि द्वितीय सेक्टर के क्रियाकलाप नहीं है। तो मछली पकड़ना, मछली प्रकृति ने बनाया है, तो जब मछली पकड़ते हैं तो हम जब मछली से दूसरा कुछ बनाया जाए, ठीक है, तो वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मछली जो है यहाँ पे पहला प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना और इस्पात प्रगलन करना होता है, इस्पात का बनाना, निर्माण करना, गलाना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या मछली पकड़ना हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो विनिर्माण जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर वहीं पड़ता है जो रात भर डीजे बजाएंगे। कहाँ पे, लंदन। ठीक है, लंदन में, लंदन मतलब कि आप समझ लीजिए ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पे, ब्रिटेन में।
ब्रिटेन में जो है ये पड़ता है आपका मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर जो है सूती बस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध किसके लिए है? भिलाई नगर में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग संयंत्र है। ठीक है, क्या है? लौह इस्पात उद्योग संयंत्र है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग संयंत्र। आगे देखिए, रूहर या रूर क्षेत्र संबंध किस देश से है? रूर क्षेत्र जो है ये कोयले से संबंधित है। यहाँ पे कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये पड़ता है जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पशु पे आधारित उद्योग है? तो चमड़ा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तृतीय क्रियाकलाप को सेवा के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। खेती, आखेट, बुनाई, ये सब आते हैं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। व्यापार जो है इसमें तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। अगला है दोस्तों कि कौन सा पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो विचारधाराओं की रचना जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे करोड़ों की आबादी है, यहाँ पे कृषि नहीं होती है, यहाँ पे सेवा होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेवा, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आता है। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि आधुनिक युग में महिलाओं की संख्या किस क्रियाकलाप में अधिक है? तो सभी जानते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप इसका राइट आंसर हो जाएगा, और तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में पहली रेल गाड़ी कब चलाई गई थी? तो ध्यान रखना, मैं आपको सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे पति ने चलाई थी। किसने चलाई थी? पति ने चलाई थी। किसने? पति ने। हाँ बिल्कुल, पति ने चलाई थी। ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप अच्छे से याद कर सकते हो, और जैसे आप इस प्रकार से याद करोगे तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पति में कुछ आप अंक निकालिए। पति पति पति, प से 5 हो जाएगा, ती से 3 हो जाएगा, तो पान 3। ध्यान रखेंगे इसमें पान 3 कहाँ है? पान 3 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो 1853 में दोस्तों पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आगे देखिए, सीमा सड़क संगठन जो है, देखिए सीमा अब कितने साल की हो गई है? 60 साल की हो गई है। अब उसका रिटायरमेंट आ गया है, क्योंकि वो जो है 1960 में उसकी स्थापना हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं BRO के नाम से जाना जाता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। ये BRO जो होता है, ये जो बाउंड्री पे सड़क बनते हैं, यानी जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से जो है, ये मान लो कि जो है यहाँ पे इस प्रकार से भारत का नक्शा छोटा सा, जैसे मान लो जी ये इधर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया। अगर यहाँ पे नेपाल के बॉर्डर पे अगर सड़क बनानी हो तो कौन बनाता है? BRO के द्वारा बनाई जाती है, और BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। आगे देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इसको बोलते हैं NW1। ठीक है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ये नंबर 1 कहाँ पे है और किस नदी में है? तो ये भी ध्यान रखना है किस नदी में है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी में जो है, गंगा नदी ये इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद तक है, और इस जो संख्या है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 1620 किलोमीटर की लंबाई है जो है NW1 की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो बात करें दोस्तों, आपको बता दें अच्छे से कि यहाँ पे जो है NH इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, NH7। ठीक है, नेशनल हाईवे, तो NH7 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? जब दो देश की बात हो, जैसे भारत और चीन की बात करते हैं, क्योंकि सारा चीज़ भारत में क्या आता है? चाइना माल आता है, चाइना चीज़ हमेशा आता रहता है। तो यहाँ पे भारत में जो व्यापार होता है भारत और चीन से, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध का मतलब होता है जो स्थल से घिरा हो, तो ऐसा पोताश्रय का मतलब होता है, पोत का मतलब क्या होता है? जलयान। ठीक है, जो समुद्र में
यान चलते हैं उसे पोताश्रय कहते हैं। श्रय मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना। तो पोत मतलब जलयान हो गया, श्रय मतलब क्या होता है? रुकना। तो जहाँ पे जिस स्थान पे जहाज, समुद्र के जहाज आके रुकते हैं उसे पोताश्रय के नाम से जाना जाता है। इसे बंदरगाह भी कहा जाता है और इसे पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग इसके नाम हैं। इसमें विशाखापट्टनम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। और भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किसके द्वारा? तो समुद्र और वायु द्वारा जो है विदेशों से व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट आपके सामने आ चुका है। 50 क्वेश्चन बस आप कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपके पेपर में आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह की दोस्तों अगर बात करें तो मुंबई हो जाएगा, और अगर कृत्रिम आपसे पूछ ले तो चेन्नई हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है। अगर प्राकृतिक पूछे तो मुंबई, कृत्रिम पूछे तो चेन्नई। नावा सेवा पत्तन किस राज्य में है? नावा सेवा का प्रेजेंट टाइम में नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चुका है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका नाम हो चुका है नावा सेवा का, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई के उभार को कम करने के लिए नावा सेवा विकसित किया गया है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। नंबर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 83 82 92 47 99। अगर आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। और एक बात और आपको बता दें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है आप डिटेल में समझते चले जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ये। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, स्क्वायर एरिया होना चाहिए, और उसमें जितने व्यक्ति निवास करेंगे उन सभी की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपको बता दें बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में, यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे अधिक कहाँ पे है? सबसे अधिक है बिहार में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो पिछली बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार देखा जाए नगरीय जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, यानी शहर में निवास करने वालों की संख्या ज़्यादा कहाँ पे है, और कहाँ से मतलब कहाँ पे गांव से लोग नगर में जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा शहर है, उस शहर का नाम बताना या उस राज्य का नाम बताना है। तो जवाब इसका होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? जवाब इसका होगा दोस्तों 121 करोड़। 121 करोड़ जो है जनसंख्या है। ठीक है, देखेंगे 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो पाई। तो हमारे पास डाटा जो है 2021 का नहीं है, 2011 के ही एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा, और 2011 के अनुसार हो जाएगा 121.01 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? मतलब ये है कि ऐसे कौन से समूह है जो विशालतम मतलब बड़े भाषा समूह क्षेत्र में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। लगभग 74% जो है भारतीय आर्य की जो
भाषा समूह के लोग हैं। ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे दोस्तों वो ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने भी पहले आपको शुरू में बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है, तो यहाँ पे राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा, सबसे पहले तो धार्मिक समुदाय में देखा जाए तो हिंदू। ठीक है, सबसे पहले, इसके बाद आते हैं मुस्लिम का नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है मुस्लिम नंबर। तो दूसरे नंबर पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा समुदाय है? देखिए, सबसे बड़ा भी पूछा है। ठीक है, नहीं, सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर का पूछा है। ठीक है, दूसरे नंबर का, पहला मैंने आपको बता दिया कि हिंदू हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? मुस्लिम हो गया। और सबसे अगर कम पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखेंगे बौद्ध सबसे कम है। ठीक है, धार्मिक समुदाय जो है भारत में बौद्ध सबसे कम है। इसके बाद बात करते हैं अगली क्वेश्चन। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन, मलिन बस्तियों की संख्या कहाँ सर्वाधिक है? मलिन जो बस्तियां होती हैं यहाँ पे सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक धारावी स्थान है, धारावी करके नाम है उसका। ठीक है, यहाँ पे जो है जनसंख्या में देखा जाए तो मलिन बस्तियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारी मूवी में भी दिखाया गया है मलिन बस्तियों को, जो है धारावी जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया है आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। ठीक है, अगर मैं आगरा की बात करूँ तो ये है यमुना नदी के तट पर। ठीक है, ये है आपका यमुना नदी के तट पर, आगरा हो गया आपका यमुना नदी के तट पर, पटना हो गया गंगा नदी के तट पर। ठीक है, और कोलकाता हो गया हुगली नदी के तट पर। ठीक है, हुगली नदी के तट पर। ध्यान रखेंगे, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, जो कि गंगा नदी की एक जो है वितरिका है। वितरिका मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल और मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, जैसे गंगा नदी ऐसे बहती है, गंगा नदी जैसे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, इसकी दो धारा बढ़ जाती है। जब दो धारा बढ़ जाती है तो इसी को वितरिका कहा जाता है। जब कोई नदी आके कहीं मिलती है तो उसे संगम कहा जाता है। जब कोई नदी किसी नदी में आके मिलती है तो उसे संगम कहा जाता है। और जब किसी मुख्य नदी से एक छोटी सी नदी जब अलग होती है तो उसे वितरिका कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये नदी अलग होती है इसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, इसका नाम है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। और जो दूसरी शाखा होती है ये चली जाती है बांग्लादेश में, और इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है कि इसकी राजधानी कोलकाता यही हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ना कि गंगा नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल किसी की नदी के तट पर स्थित नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? देखिए, प्राचीन नगर वैसे तो देखा जाए वाराणसी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वाराणसी नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है, प्रयागराज भी है, पटना भी है, मथुरा भी है, ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है प्राचीन नगर के अंतर्गत आते हैं। आपको दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक बता दें, जब किसी प्रश्न का ऐसे जो है पूछे कि जो है मतलब इनमें से लास्ट वाला सभी आंसर दिए रहेंगे। ठीक है, इन्हें डी वाला जो रहेगा ये सभी अगर आंसर दिया है, ये सभी ऑप्शन दिया है तो वही सही होता है। 99% जो है, आप ये ध्यान रखेंगे, जब डी वाला ऑप्शन ये सभी हो तो आंख बंद करके डी वाला लगा देंगे, वो 100% सही होता है। 99% सही होता है, 1 ही % गलत होने का चांस है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको लगता है कि प्रश्न में ए सभी पूछा है, लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन, तो ए सभी जो है आप कर देंगे, वो आपका 99% सही होता है। ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर तो देखा जाए वैसे सभी है, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक दृष्टि से नैनीताल है। नैनीताल जो है प्राकृतिक वादियों में बसा हुआ है, तो नैनीताल इसमें करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पद अनुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। यहाँ पे नगरों को क्रम अनुसार लगाना है, तो चलिए इसको ऑप्शन लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया गया है, इसका आंसर जो है लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? एक बृहन मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है। बड़े नाम महानगर को मिलाना है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जो है पढ़ाया गया होगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो ये 4 महानगरों को जोड़ती है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। और इसका नाम है, जो ऊपर मिलता है यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, फिर इसके बाद यहाँ मुंबई है, और यहाँ पे है आपका चेन्नई, और इसके बाद यहाँ पे है कोलकाता। ये 4 महानगर हैं, ये 4 महानगर हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाते हैं। ये भी एक सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया। ये 4 महानगर ऐसे हैं जहाँ पे वैसे तो सब में ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको क्रम अनुसार लगाना, तो क्रम अनुसार लगाने में इस प्रकार से जो है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, खरीफ की फसल का समय क्या है। खरीफ की फसल का समय क्या है? देखिए, अब जब बोर्ड परीक्षा फरवरी में आप देंगे, ठीक है, देंगे फरवरी में पेपर, तो उस टाइम पे जो है कौन सी फसल चलेगी? उस टाइम पे चलेगी रबी की फसल, ठीक है। रबी के बाद कौन सी फसल आती है? रबी की फसल के बाद आती है जायद की फसल, और जायद के बाद क्या आती है? जायद के बाद आती है खरीफ की फसल। यानी जब मानसून का आगमन होता है, जून जुलाई में जब वर्षा स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में धान की रोपाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखिए क्या चल रहा है, रबी की फसल चल रही है, ठीक है। रबी के बाद फिर क्या चलेगा? रबी के बाद चलेगा जायद की फसल चलेगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा जायद की फसल। जायद की फसल वो होती है जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब आते हैं। जायद की फसल हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है आपका खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ का फसल मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। तो यहाँ पे कब बोया जाता है? जून में बोया जाता है। जब मानसून का आगमन होता है जून में, तब बोया जाता है। जून से सितंबर तक खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रबी के फसल का समय क्या है? मैंने अभी कब बता दिया आपको, रबी की फसल जो है वो अक्टूबर में बोई जाती है। लगभग मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रबी की फसल का बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर। जब शीतकालीन शुरुआत होती है तो रबी की फसल की बुआई स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा जो है भू उपयोग संवर्ग नहीं, इसका आंसर देखते हैं। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, सीमांत भूमि। करेक्ट आंसर सीमांत भूमि बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, शुष्क फसल है, तो यहाँ पे शुष्क फसल क्या है? शुष्क फसल यानी ड्राइनेस जो फसल होते हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने अभी आपको ट्रिक ये बताया था, जब डी वाला ऑप्शन ए सभी दिखाई दे तो आंख बंद करके आप डी वाला ऑप्शन लगा देंगे, सही हो जाएगा। तो बाजरा, मूंग और चना ये सब आते हैं शुष्क फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क कृषि में ये नहीं बोया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जाएगा कि हरियाली एक परियोजना है, ये परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा यहाँ पे जल संभर विकास से संबंधित है। जल संभर विकास से संबंधित मतलब ये होता है कि जल को संचित करना, जल को बचाना, जल संरक्षण करना। तो जो है हरियाली तभी होगी जब पानी होगा, ठीक है, और पानी तभी होगा जब वर्षा होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बरसात होती है, ठीक है, जब वर्षा का सीजन आता है तो चारों ओर नज़र उठा के आप देखते हैं, तो चारों नज़र उठा के जब देखेंगे ना तो चारों ओर आपको क्या दिखाई देगी? चारों ओर आपको हरियाली ही दिखाई देगी, ठीक है। चारों ओर आपको हरियाली ही दिखाई देगी क्योंकि उस टाइम पे पानी, सभी छोटे बड़े पौधे सब पानी पा जाते हैं और पानी पाते ही उनके चेहरे खिल जाते हैं। जैसे आप भूखे हो, आपको बहुत भूख लगी हो या आपको बहुत प्यास लगी हो और आपको उस टाइम पे भूख लगी हो तो भोजन मिल जाए, प्यास लगी हो तो पानी मिल जाए, तो आपके चेहरे पे क्या जो है ग्लो नहीं आता है? बिल्कुल ग्लो आता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो चेहरा उदास हो जाता है, पानी प्यास लगती है तो जो है पूरा जो है चेहरा सूख जाता है, मुँह सूख जाता है। लेकिन जैसे ही पानी मिलता है तो हमारे जो है पूरी बॉडी में पानी जब जैसे जाता है तो हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाता है। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे
पौधे या बड़े से बड़े पौधे जब पानी पा जाते हैं बरसात के समय में तो खिल जाते हैं, हरियाली आ जाती है। तो हरियाली किससे संबंधित है? जल संभर विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में विश्व जल संसाधन का कितना भाग पाया जाता है? भारत में जल संसाधन का पूरे विश्व में कितना भाग पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इसका 4% आंसर सही होगा। यहाँ पे 4% आंसर सही होने का मतलब क्या है देखते हैं जरा। इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे 3% जो है 3% ग्लेशियर है। क्या है? 3% इसमें जो है ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की चट्टानें। ठीक है, जैसे हिमालय है, हिमालय पे बर्फ जमा हुआ है, तो 3% क्या है? ग्लेशियर है। 1% क्या है? 1% पीने योग्य पानी है, और वो पीने योग्य पानी में देखा जाए तो इसमें से लगभग जो है 0.25% ही सिर्फ भूमिगत पानी है, जो हम नल से निकालते हैं या टुलू पंप से निकालते हैं, जो खेतों में सिंचाई करते हैं, वो सिर्फ 0.25% है। बाकी 0.75% जो है नदी में, झील में, नहर में, तालाब में, यहाँ पे पाया जाता है। तो इस पूरा मिला के देखा जाए तो कुल मिला के 4% पूरे जल संसाधन पूरे विश्व का है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराना नहीं, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल अलग हो सकता है, लेकिन जो है आपको क्रमवारी लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? इंपॉर्टेंट है, अभी से हाईलाइट कर लो भैया इसे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है, या अनवीकरणीय संसाधन है, या जैव संसाधन है, या चक्रीय संसाधन है? तो किस प्रकार का संसाधन है? तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है। अजैव संसाधन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं। जैसे मैं लिखूँ एक वर्ड यहाँ पे लिखूँ सफल। ठीक है, तो सफल का मतलब क्या होता है? सफल का मतलब ये होता है कि वो पास हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे जो है यहाँ पे छोटा आ लगा दूं, ध्यान रखेंगे छोटा आ लगा रहा हूं, और मैं फिर इस सेंटेंस को पूरा पढ़ूं असफल, तो क्या वो पास है? पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है तो वहाँ पे नकारात्मक या नहीं शब्द आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अजैव, तो जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, जो जीव जंतु वनस्पतियाँ होती हैं वो जैव संसाधन है। अब यहाँ पे लग गया है दोस्तों आ, अब इसका मतलब ये क्या हो गया? अजैव। अजैव का मतलब ये है कि जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें जान नहीं होता है, जो जीवित नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो पानी जीवन देता है। ठीक है, उसमें जान होती नहीं है लेकिन जीवन देता है। तो यहाँ पे जो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जिस संसाधन को हम नया बना सकते हैं उसे नवीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो या पुनः निर्मित कर सकते हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी को क्या पुनः प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या लग गया है? छोटा आ लग गया है, मतलब हम पानी को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यही तो इसका मतलब हो गया। या किसी चीज़ को हम नया नहीं बना सकते हैं, यही तो बात हो गया। इसका मतलब ये है कि हम पानी को नया बना सकते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जैव संसाधन, पानी में जीवन नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया कि पानी में जीवन नहीं है। पानी जीवन देता है लेकिन पानी में जीवन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन का मतलब ये होता है कि जैसे गर्मी के महीने में सब ताल तलैया जो होते हैं वो सूख जाते हैं, वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर जो है वो पानी ऊपर चला जाता है। इन्हें सब जो तालाब वगैरह होते हैं वो सब सूख जाते हैं। अब यहाँ पे जो है चक्रीय संसाधन जब ये होता है कि जब पानी सूख जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्लाउड बनेंगे, फिर बारिश होगी। ठीक है, वही पानी जो नीचे था वो ऊपर जाकर फिर नीचे आया है, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। इसका मतलब है कि ये चक्र की तरह चलता रहता है। तो पानी क्या है? चक्रीय संसाधन है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2002।
ठीक है, क्या हो जाएगा 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, जैसे अगर ट्रेन में आप सफ़र किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ट्रेन में पानी मिलती है, एक बोतल जो पानी मिलती है वो 20 रुपये का मिलता है। कितने का मिलता है? 20 रुपये का मिलता है। आज 20 रुपये का पानी मिल रहा है, कभी 200 रुपये का भी मिलेगा, ध्यान रखेंगे। और ऐसे समय आता रहेगा तो कभी वो पानी 2000 का भी मिलेगा। ठीक है, तो लोग यही कहेंगे भैया 2002 तब पानी लो, 2002 तब पानी लो। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 2002 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि डाटा है। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा गया है दोस्तों कि वर्षा जो होती है वो जल कैसा होता है? क्या वर्षा जो होती है उसके द्वारा लवणीय होता है, या लवणीय होता है, या पृष्ठीय होता है, या फिर वायुमंडलीय होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवणीय होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी शब्द के आगे छोटा लग जाए तो उसका मतलब नकारात्मक होता है वहाँ पे। तो लवणीय का मतलब खारापन और अलवणीय का मतलब खारापन नहीं है। तो जो वर्षा का जल होता है आप उसे पी सकते हैं, उसमें खारापन नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलवणीय हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि गंगा नदी भारत के किस भाग में बहती है? उत्तर में बहती है, पूरब में, पश्चिम में, या दक्षिण में? तो गंगा नदी बहती है उत्तर में। थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन कराऊं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत का कुछ प्रकार से जो है नक्शा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं महसूस करा दूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो समझ लेते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड के जो है गोमुख से निकलती है और इसके बाद जो है उत्तराखंड, यूपी, फिर इसके बाद थोड़ा सा झारखंड, फिर इसके बाद जो है बिहार और इसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा नदी जो यहाँ पे बहती है इसका मतलब ये है कि इस किस भाग में बहती है? उत्तरी भाग में बहती है, ये उत्तर में बहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो यहाँ से जब कर्क रेखा जाती है तो इसका ऊपर वाला भाग उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो गंगा नदी कहाँ बह रही है? उत्तर में बह रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में जल अधिनियम कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, अभी से इसको साथ में देख लो। ठीक है, देख लो अच्छे से। यहाँ पे देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो साथ में क्या चाहिए आपको? साथ में चाहिए भैया अचार चाहिए। क्या चाहिए? साथ में चाहिए आपको अचार चाहिए। खाना खा रहे हो तो साथ में क्या चाहिए आपको? अचार चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक अंक दिखा रहा हूँ, साथ में 7, साथ में 7 और 4 यानी 4 निकलेगा। ठीक है, तो साथ में क्या खाएंगे? अचार खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? 74 है, 7 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से ट्रिक से याद करिए। 1974 में जो है जल अधिनियम बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल अधिनियम। तो जो आप खाना खा रहे हो साथ में क्या चाहिए? अचार चाहिए। तो सब में 19 तो है, ये तो कॉमन है, लेकिन 7 अचार मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो 774 हो जाएगा, सॉरी 1974 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है? तो यहाँ पे तमिलनाडु में भौम जल का मतलब ये होता है कि जो भूमि से निकाला जाता है, जैसे हम नल से निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो होता है भौम जल। ठीक है, तो भौम जल जो है सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है? वो तमिलनाडु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से इसे हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम में आने की 99% चांस है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो तेल क्षेत्र जो है वो असम में स्थित है। बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु यहाँ पे तेल क्षेत्र स्थित नहीं है, क्योंकि असम जो है, जो असम ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी घाटियों के आसपास क्षेत्रों में खनिज तेल उत्पादन किया जाता है। तो असम में जो है खनिज तेल जो है उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं। इस चैप्टर से जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन चैप्टर है, इस चैप्टर से पक्का सवाल हर साल पूछा जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में। और तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तारापुर पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे हाई किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसको ध्यान रखेंगे कि बॉम्बे हाई जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है।
दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से वो जाना जाता है जो लिग्नाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? लिग्नाइट जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको भी। खेतड़ी निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोयले के संचित राशि तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो झारखंड जो है कोयले के उत्पादन में और संचित यानी जमा करने में भी जो है झारखंड जो है पहले स्थान पे है। झारखंड में एक स्थान है झरिया। ठीक है, झरिया। इस झरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो झलिया जो है, झलिया नहीं झरिया, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 देखिए। 32 क्वेश्चन नंबर, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कब की गई थी? कब की गई थी? 1954 में। ठीक है, 1954 में की गई थी। 1954 में परमाणु ऊर्जा की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे एक बार इसको। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि बॉक्साइट का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? मैंने बताया था अनवीकरणीय का मतलब वो होता है कि जिसे हम नया नहीं बना सकते हैं या जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य से प्राप्त हो रही ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पवन को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हीट टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो हीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। निम्न में से कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरण स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत है, इसका आंसर देख लीजिए। उसी क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा वो होती है जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उसके द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है, उससे जो होते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, भारत का बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और बोकारो है ये कहाँ पड़ता है? आंसर होगा झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में पड़ता है बोकारो। इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान में जो है रख दूं इसको कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे कार बना लेते हैं इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कार का जो मालिक है अपने नौकर से कहता है, ए भाई साहब सुनो ध्यान से, जो कार का मालिक अपने नौकर से कहता है कि वो कार झाड़ दो, वो कार क्या कर दो? झाड़ दो। तो देखिए कह रहा है कि वो जो कार है वो कार झाड़ दो। ठीक है, ट्रिक है, वो कार झाड़ दो। वो कारो हो जाएगा, झाड़ से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो बोकारो शहर कहाँ पे है? झारखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर होकर जाती है। मैं थोड़ा सा इसको भी आपको एहसास करा दूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, पूरा डिटेल में समझ लेंगे तो तुक्का मारने की नौबत नहीं आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे इतने में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और यहीं से जो है एक नदी बहती है इसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये जो नदी है ये नीचे वाली ये सतलज नदी है, और ये नदी जो है ऊपर वाली ये सिंधु नदी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नदी आके मिलती है ब्यास नदी, इसमें आके नदी मिलती है ब्यास नदी, और यहीं से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरती है और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा बहती है और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या लिखेंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। देखिए भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं ना, तो संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को। उसके एक साल बाद पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, लेकिन जब भारत में कानून आया था तभी शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1950 में जो है संविधान लागू हुआ, देश में कानून लागू हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पे 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो निशान लगा है ये निशान गलत है, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से क्यों होगा, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने अभी आपको भारत का जो है मैप बना के जो है आपको मैंने गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि गंगा जो नदी है वो किस प्रकार से बहती है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एक बार फिर से, यहाँ पे देख लीजिए। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से होते ही यूपी, इसके बाद जो है झारखंड, बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पे देखिए बिहार में बहती है गंगा नदी, झारखंड में थोड़ा सा बहती है, और इसके बाद जो उत्तराखंड में तो बहती ही है। तो ये तीन राज्य नमामि गंगे के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं बहती, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ITDP निम्न में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ITDP क्या होता है? ITDP, ठीक है। ITDP क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम होता है इसको, ठीक है। समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम होता है, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम देख लीजिए, हिंदी में तो बता दिया मैंने, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, ठीक है। ITDP के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लेंगे। सवाल अगला है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य है? स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य है? नया चैप्टर है, क्वेश्चन पक्का बनेगा, इस चैप्टर से जरूर से देखें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डरबन और मेलबर्न। डरबन और मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डरबन और मेलबर्न हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? इसमें राइन नदी है, राइन नदी का जो है एरिया जो है वो राइन नदी से जो है जलमार्ग ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जो है वहाँ से व्यापार होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जो नदी है वो राइन नदी है, ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में पड़ता है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा रेल मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किस देश में रेल मार्ग का जाल सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा रेल जो है, रेल मार्ग जो है वो बिछाया गया है, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको जो है USA दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है, यहाँ पे USA है, ठीक है, यहाँ पे USA है, तो जो USA है यहाँ पे USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए अभी से ही तुरंत, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है, नहीं सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो पनामा नहर है इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा, मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन कराऊँ, इसका मानचित्र दिखा के। यहाँ पे मान लीजिए एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे नीचे बना देते हैं इसका, ये नीचे बनाते हैं साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे नीचे दोस्तों साउथ अमेरिका है। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पड़ेगा आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, और इस साइड में है प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ठीक है, यहाँ प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है पनामा नहर।
पनामा देश में जो है पनामा नहर बनाई गई है और ये किसको जोड़ती है? तो जवाब इसका होगा प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे सुएज नहर किसको जोड़ती है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको मानचित्र के माध्यम से इमेजिन करा दूं, जो भी आपको बताएंगे वो अच्छे से समझा देंगे, मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि जो भी भूगोल होता है अगर मैपिंग के माध्यम से नहीं समझेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा होता है, तो इसलिए मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है आपको जो है भूमध्य और लाल सागर के बारे में थोड़ा सा आपको इमेजिन करा दें। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप और जो है कि इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है जो है ये है लाल सागर, ठीक है, ये है लाल सागर, ठीक है, और यहाँ पे है ये जो है ये है भूमध्य सागर, ठीक है, ये है आपका भूमध्य सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, जो आप ये देख रहे हैं, ये इसको यहाँ पे इसको इतना जोड़ के जो है यहाँ पे एक नहर बनाया गया है और इसी नहर का नाम है सुएज नहर, ठीक है, इसी नहर का नाम है सुएज नहर। तो सुएज नहर किसको जोड़ दिया है? एक लाल सागर को, दूसरा भूमध्य सागर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेजिन दे सकते हैं, मानचित्र में आप देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सुएज नहर बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा। ट्रंक मार्ग एक ऐसा रास्ता है जो बहुत बड़ा रास्ता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल का मतलब होता है यूट्यूब चैनल नहीं, चैनल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मान लो श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे जो स्पेस है, जब किसी क्षेत्र का जो सकरा वाला रास्ता होता है पानी को, उसे चैनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंडिया का ये है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री का चैनल का मतलब ये होता है कि पानी का सकरा वाला भाग, उससे बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल जो होता है वो सकरा वाला भाग होता है और पेरिस ये लंदन के बीच में है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन कराऊं, चलिए मानचित्र के माध्यम से इसको भी आपको दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पे मान लीजिए ये है जो है अफ्रीका महाद्वीप, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा बन जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फिर से बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे जो है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, यहाँ पे जो है अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पे हो जाएगा और इसके बाद जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे यूरोप महाद्वीप आएगा यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पड़ता है यूके। यूके का मतलब होता है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ेगा आपका फ्रांस और फ्रांस में एक यहाँ पे जगह है, उस जगह का नाम है पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ पे बर्लिन और यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पेरिस हो गया और जो है यहाँ पे लंदन, ठीक है। यहाँ पे यूके की राजधानी क्या है? लंदन। अब इसको यहाँ से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो चैनल टनल है, टनल में क्या होता है? सुरंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेरिस और लंदन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बिग इंच पाइपलाइन पार द्वारा प्रवाहित होता है। तो बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित क्या होता है, इसको देखते हैं। दोस्तों जो बिग इंच पाइपलाइन है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। बिग इंच पाइपलाइन क्या होता है? एक बड़ी सी पाइपलाइन बिछाई गई है जिससे जो है पेट्रोलियम जो है वो आता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पाइप बिछाया गया है, उसमें पेट्रोलियम जो है उसका आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो द्वार होता है वो समुद्र के पत्तन होते हैं, ठीक है। तो समुद्री बंदरगाह कहें या पत्तन कहें, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से जो है भारत के बहुत सारे बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों से जो है अलग अलग देशों में जो है व्यापार किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो द्वार होता है उसे समुद्री पत्तन या बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार से वर्गीकृत हैं। इसमें जो है आंसर जो है ये आपका विस्तृत पत्तन होगा, इसमें 3 आंसर ही गलत हो गया है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिखाई देगा वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा विस्तृत पत्तन, तो आप करेक्ट आंसर कर देंगे विस्तृत पत्तन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस महाद्वीप में कौन सा एक विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो किस में जो है विश्व व्यापार जो है प्रवाह सबसे ज्यादा होता है?
क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि किस महाद्वीप में विश्व व्यापार होता है, तो यूरोप में सबसे ज्यादा विश्व व्यापार होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक एक संस्था है, इसमें वेनेजुएला जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ओपेक का सदस्य है। ठीक है, और वेनेजुएला पड़ता है कहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये वेनेजुएला पड़ता है आपका यहाँ पे, वेनेजुएला पड़ता है आपका जो है साउथ अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पड़ता है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में पड़ता है वेनेजुएला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, बस बहुत करीब आ चुके हैं, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। निम्न में से व्यापार समूह में से भारत किसका एक सदस्य है? तो यहाँ पे साप्टा का जो है, साप्टा एक संस्था है, इसका सदस्य है भारत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है निम्न महाद्वीप में किस एक का विश्व व्यापार सबसे कम है? तो अफ्रीका विश्व व्यापार सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसका है? यूरोप का है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूरोप में, सबसे कम कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन को इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसकी जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए। ये प्रवास के प्रकार हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र ये है, कोई एक क्षेत्र ये है, ये मान लेते ए है, ये मान लेते बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जिस स्थान से लोग चले जाते हैं, मान लो यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ से जाते हैं, जहाँ से जाते हैं, देख ध्यान रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, जहाँ से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, और जहाँ को जाते हैं, जहाँ को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। अप मतलब आना, प्रति मतलब जाना, तो हम कह सकते हैं कि अप मतलब आना, जहाँ को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है, और जहाँ से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पे शोर का स्तर किस इकाई से मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। डेसिबल में शोर की जो है इकाई मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा कारण। क्या होता है? जो वर्षा अम्लीय होती है वो जब वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि वायु के द्वारा ही ऊपर जाके जलवाष्प जाते हैं, तो जलवाष्प जैसा जाएगा वैसा बारिश होगा। तो जलवाष्प वायु प्रदूषण के द्वारा जाता है तो वायु ही प्रदूषित रहेगा, तो जलवाष्प भी प्रदूषित होगा, है ना। और जलवाष्प जब प्रदूषित होगा तो वर्षा कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग क्या है? मैंने आपको बताया था शुरू में, जब किसी क्वेश्चन को लास्ट में ए सभी दिया रहे तो समझ जाना आंसर क्या होगा उसका, ए सभी। बस दोस्तों 6 क्वेश्चन और बचे हैं, 66 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, और इसी क्वेश्चन में से आपके पेपर में आने वाले हैं 60 क्वेश्चन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जलजन्य है? जलजन्य है, अतिसार जो है वो जलजन्य है, अतिसार जो है वो जल से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो सभी को पता होगा यमुना नदी जो है सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। बस दोस्तों ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये सभी आंसर लगा दीजिए चुप मार के, कोई दिक्कत नहीं होगा। गंदी बस्तियां की समस्या क्या है? ये सभी आंसर लगा दिए चुप मार के, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन लास्ट देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण नहीं होता है किसके द्वारा? स्वच्छ वायु क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 66 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, यहाँ पे देख लीजिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके आपको कराए हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पक्का है इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।